दुर्गा सीरीज में आज हम लोग 17 नंबर का सीरीज देखने वाले हैं इस बुक से। तो आइए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। पेज नंबर मैंने आप लोगों को बताया था 176 नंबर पेज नंबर चल रहा था। तो यहाँ से हम लोग आइए शुरू कर लेते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो तुरंत दोस्तों कर लीजिए। देखिए यहाँ से हमें मिलान करना था पिछले वीडियो में, देख लीजिए यहाँ पे मिलान में ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, यानी आपका सेरिबेलम मैच कर जाएगा चलने खड़े होने के लिए, संतुलन और अन्य कार्य का नियंत्रण करने के लिए। हाइपोथैलेमस जो है मैच करता है थर्ड से, शरीर का तापमान, भावनाओं, भूख, नींद का नियंत्रण करता है। सेरेब्रम जो है आपका मैच कर जाएगा फर्स्ट से, बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि एवं स्मृति का नियंत्रण करता है। और मेडुला ऑब्लंगेटा आपका उल्टी का नियमन केंद्र है। ठीक है, यहाँ पे भी है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। आइए, सेरिबेलम चलने खड़े होने के लिए, संतुलन और अन्य कार्य का नियंत्रण है। हाइपोथैलेमस शरीर का तापमान, भूख, नींद का नियंत्रण। सेरेब्रम बुद्धि, चेतना, स्पर्श, दृष्टि एवं स्मृति का नियंत्रण। मेडुला ऑब्लंगेटा उल्टी का नियमन केंद्र है। तंत्रिका तंत्र, इसके अंतर्गत सारे शरीर में महीन धागे के समान तंत्रिकाएं फैली होती हैं। नेक्स्ट है आपका ए, वातावरणीय परिवर्तनों की सूचनाएं संवेदी अंगों से प्राप्त करके विद्युत आवेगों के रूप में इनका द्रुत गति से प्रसारण करती हैं। शरीर के विभिन्न भागों के बीच कार्यात्मक समन्वय स्थापित करती हैं। मानव शरीर में तंत्रिका कोशिकाओं द्वारा वैद्युत संकेतों का अंतरण सोडियम और पोटेशियम द्वारा परिचालित होती हैं। ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राम का प्रयोग मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किया जाता है। तंत्रिका ऊतक की इकाइयां को न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पढ़ लीजिए। क्वेश्चन है 3Fe + 4H2O goes to Fe3O4 + 4H2। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाता है, यानी Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, H2O का अपचयन हो रहा है और H2O ऑक्सीकारक एजेंट की तरह व्यवहार कर रहा है। यहाँ पे देख लीजिए सब कुछ निकाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहाँ H2O का रिडक्शन हो रहा है, अतः कथन 2 सही है। H2O का ऑक्सीकारक एजेंट की तरह कार्य कर रहा है, अतः कथन 3 सही है। ठीक है, यहाँ पे कुछ जो है एक्सप्लेन किया गया, देख लेते हैं। ऑक्सीकरण वह रासायनिक प्रक्रिया है जिसके फलस्वरूप किसी पदार्थ में विद्युत ऋणात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है, अथवा किसी यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। रिडक्शन यानी अवकरण वह रासायनिक प्रक्रिया जिसके फलस्वरूप किसी तत्व या यौगिक में विद्युत धनात्मक परमाणुओं या मूलकों का अनुपात बढ़ जाता है, अथवा किसी यौगिक में विद्युत ऋणात्मक तत्वों या मूलकों का अनुपात कम हो जाता है। ऑक्सीकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं। अवकारक वे पदार्थ हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं। पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई है? तो आपका मोरी धारों में। पुरातत्वविदों द्वारा नया किलेबंद हड़प्पा स्थल की खोज मोरी धारों में की गई है। मोरोधारो या हड़प्पा युग की एक किलेबंद बस्ती है। मोरोधारो की विशेषताएं, यह बस्ती हड़प्पाकालीन 2600 से 1900 ईसा पूर्व से 1900 से 1300 ईसा पूर्व तक परिपक्व है। किलेबंदी की माप पूर्व से पश्चिम तक 102 मीटर और उत्तर से दक्षिण तक 58 मीटर है। इसके दक्षिण पश्चिम की ओर 10 × 10 मीटर का मंच और उत्तर पूर्व की ओर एक कुआं है। यहाँ पर दफन गुफाएं भी पाई गई हैं, जिसमें एक सीमा का निर्धारण करने के लिए पत्थरों का ढेर है। छिद्रित जार के टुकड़े, आरक्षित स्लीपवेयर और टेराकोटा के साथ हड़प्पा मिट्टी के बर्तनों का पता लगाया गया। ये सभी वस्तुएं धौलावीरा में पाई गई वस्तुओं से काफ़ी मिलती जुलती हैं। चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ घाटी बनाई गई है, उस घाटी को क्या कहा जाता है? तो आपका हो जाएगा तंग घाटी। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चंबल नदी द्वारा जो बीहड़ घाटी बनाई गई है, उस घाटी को तंग घाटी कहा जाता है। तंग घाटी अक्सर तब बनती है जब कोई नदी सदियों तक बहते हुए किसी जगह पर धरती में एक
घाटी काट दे। नेक्स्ट है आपका लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, जिसका कारण है आपका निछालन। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन है लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, जिसका कारण निछालन है। यह मिट्टी सामान्यतः 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती हैं। अधिक वर्षा के कारण लेटेराइट चट्टानों पर निछालन होता है, जिसके फलस्वरूप बालू एवं चूनों के अंश रिस कर नीचे चले जाते हैं। मृदा के रूप में लोहा एवं एल्युमिनियम के यौगिक बच जाते हैं। यह मिट्टी मुख्य रूप से पूर्वी एवं पश्चिमी घाट पर्वत राजमहल के पहाड़ी क्षेत्रों, केरल, कर्नाटक, उड़ीसा के पठारी क्षेत्र, छोटा नागपुर के तट पठार एवं मेघालय के पठार पर पाई जाती है। इस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन, पोटास एवं ह्यूमस की कमी होती है। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पे चूना की कमी के कारण यह मृदा अम्लीय होती है। इस मिट्टी में मुख्यतः चाय, कॉफी, कहवा, रबर, सिनकोना, काजू, मोटे अनाजों एवं मसालों की कृषि की जाती है, परंतु इसे कृषि के दृष्टिकोण से कम उपजाऊ मृदा श्रेणी में रखते हैं। सूखने की पथरीली हो जाती है, सूखने पर पथरीली हो जाती है, इसलिए लेटेराइट मृदा का प्रयोग ईंट के निर्माण में किया जाता है। लेटेराइट प्रकार की मृदाओं का अध्ययन सर्वप्रथम आपका बुकनाम द्वारा 1905 में किया गया। भारतीय कृषि के अनुसंधान परिषद में भारत की मिट्टियों का विभाजन 8 प्रकार में किया गया है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, पर्वतस्थलीय मिट्टी। मिट्टी या मृदा एक ही बात है, पर्वतीय मृदा, पीत तथा जैव मृदा और लवण युक्त मृदा। ठीक है, अब 6 चट्टानों के अपने ही स्थान पर कमजोर होने, टूटने, फूटने एवं विखंडित होने की प्रक्रिया को अपक्षय कहते हैं। अपर्दन, अपक्षयित पदार्थों का अन्य स्थानांतरण ही अपर्दन कहलाता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना। निक्षेपण, निक्षेपण एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें पदार्थ आमतौर पर तलछट, चट्टान या पट्टी के कारण सतह पर जमा हो जाते हैं। नेक्स्ट आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लीजिए। क्वेश्चन है कपास की खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही है, यानी यह काफी समय तक नमी बनाए रखती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी काली मिट्टी को माना जाता है, ब्लैक सॉइल। इस मिट्टी में जल धारण करने की बृहत्तम क्षमता होती है, जिससे इसमें काफी समय तक नमी बनी रहती है। काली मिट्टी, देखिए इस मिट्टी को रेगुर उष्ण कटिबंधीय चेरनोजम, ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ एवं केरल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। कपास की खेती के लिए सबसे उपयुक्त मिट्टी होने के कारण काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी के नाम से जाना जाता है। काली मिट्टी की सर्वाधिक विकास महाराष्ट्र के दक्कन ट्रैप के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र में हुआ है। भारत में काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा के ठंडा होने के उपरांत बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षय व अपरदन से हुआ है, इसलिए इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है। ह्यूमस, एल्युमिनियम एवं लोहा के टाइटेनिफेरस मैग्नेटाइट यौगिक की उपस्थिति के कारण इस मिट्टी का रंग काला होता है। गीली होने पर यह मिट्टी चिपचिपी एवं सूखने पर इसमें दरार पड़ जाती है, इसलिए इसे स्वतः जुताई या स्वतः कृषि मिट्टी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लीजिए। कपास की खेती के लिए उपयुक्त जलवायु दशाएं हैं। जलवायु गर्म और आर्द्र होनी चाहिए। तापमान 21 से लेकर 37 डिग्री के बीच होनी चाहिए। फसल लगाने के समय दिन गर्म तथा रातें ठंडी होना लाभप्रद होती है। वर्षा माध्यम होनी चाहिए, 50 से 75 सेंटीमीटर के बीच। ठीक है, वर्षा मतलब होनी चाहिए। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। 1953 में केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन किया गया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। मरुस्थलीकरण की समस्या के अध्ययन हेतु जोधपुर में सेंट्रल एरिड जोन अनुसंधान की स्थापना की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे रीजनिंग का क्वेश्चन है, तो इसे हम लोग छोड़ देंगे, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आइए देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे देख लीजिए, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बगानी फसल के अंतर्गत कौन से फसल सम्मिलित हैं। ऑप्शन सी होगा, यानी चाय और कॉफी और रबड़ आंसर यहाँ पे हो जाएगा। पढ़ लेते हैं इसके बारे में। देखिए यहाँ पे बगानी फसल के अंतर्गत चाय, कॉफी, रबर आदि आते हैं, जबकि दाल खदान फसल है। बगानी खेती बगान या कृषि फार्मों पर की जाती हैं, जिससे विशिष्ट प्रकार की फसलें जैसे रबर, नारियल, केला, काजू,
चाय, कॉफ़ी आदि का उत्पादन किया जाता है। देश में मृदा, जलवायु एवं कृषि पद्धति में अंतर होने के कारण भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न फसलों का उत्पादन होता है। ऋतुओं के आधार पर भारतीय कृषि को 3 वर्गों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका खरीफ की फसल। इन फसलों को जून जुलाई में बोया जाता है एवं सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है। ये वर्षा काल की फसलें होती हैं। खरीफ की फसलों की बुआई के समय अधिक तापमान और अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें धान, सोयाबीन, अरहर, तिल, मूंग, उड़द, लोबिया, ज्वार, बाजरा, रागी, मूंगफली, कपास, तंबाकू आदि खरीफ फसलें हैं। रबी फसलें देखिए यहाँ पे, रबी की फसलें को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती हैं। अप्रैल में मई तक से काट ली जाती है। याद रख लीजिएगा, रबी फसलों को अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है ठंडी के दिनों में, और अप्रैल मई तक काट ली जाती हैं। यह शीतकाल की फसलें होती हैं। इन फसलों को उगाते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकने के लिए अधिक तापमान एवं दीर्घ प्रकाश काल की आवश्यकता होती है। प्रमुख फसलें हैं रबी फसलें गेहूं, जौ, मटर, चना, सरसों, आलू, मसूर, अलसी, राई आदि। तीसरा है जायद की फसल। जायद की फसलों को सामान्यतः रबी एवं खरीफ के मध्यवर्ती काल में उगाया जाता है। इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है एवं जून तक काट लिया जाता है। यह मुख्यतः ग्रीष्मकाल की फसलें हैं। तो याद रख लीजिएगा, डेट ये पूछा जाता है, ये डेट याद रख लीजिएगा। इन्हें मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काट लिया जाता है। प्रमुख फसलें हैं खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूज, करेला आदि। अन्य परीक्षा उपयोगी तथ्य। भारत में कुल 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में बांटा गया है, जबकि देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्रों की संख्या 20 है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी के बारे में चीज़ें हैं तो पढ़ लेते हैं। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना वर्ष 1960 में पंतनगर उत्तराखंड में की गई थी। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक आपका MS रंधावा द्वारा लिखी गई है। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में MS स्वामीनाथन के द्वारा 1966 से 67 में किया गया था। हरित क्रांति उच्च गुणवत्ता वाले बीज, रासायनिक उर्वरक एवं नहरी सिंचाई आधारित कृषि उत्पादन की एक नवीन प्रक्रिया थी। इसे हाई यील्डिंग वेराइटीज प्रोग्राम के नाम से पुकारा गया। हरित क्रांति शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गॉड ने किया था। हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। इन्हें 1970 में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा। जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही है, यानी भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्सा पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है, और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप के द्वारा होता है। भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों द्वारा होता है। जलोढ़ मिट्टी, इसमें रेत, गाद, मृत्तिका के भिन्न भिन्न अनुपात होते हैं। यह पंजाब से असम तक विस्तृत मैदानी भाग के साथ नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों की घाटियों एवं केरल के तटवर्ती भागों में विस्तृत है। भूगर्भिक संरचना और संगठन के आधार पर जलोढ़ मृदा को बांगर एवं खादर में वर्गीकृत किया गया है। प्राचीन जलोढ़ बांगर कहते हैं। इसमें कंकड़, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इसकी उर्वरता बनाए रखने के लिए भारी मात्रा में उर्वरकों की आवश्यकता होती है। खादर मिट्टी से यह लगभग 30 मीटर की ऊंचाई पर मिलता है। नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। यह प्रत्येक साल बाढ़ द्वारा लाई गई मिट्टी है। बांगर की अपेक्षा यह अत्यधिक उपजाऊ होती हैं। जलोढ़ मिट्टियों में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता होती है, परंतु इसमें नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। शुष्क क्षेत्रों में इस मृदा में लवणीय और क्षारीय गुण भी पाए जाते हैं। यह मिट्टी धान, गेहूं, गन्ना, दलहन, तिलहन और आदि खेतों के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ मिट्टी की उर्वरता अधिक होती है। नेक्स्ट यहाँ पे मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन का कौन सा क्रम सही है। तो आपका नाक की नली, ग्रसनी, स्वरयंत्र, ट्रैकिया, श्वास नलिकाएं, फेफड़ा। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा आंसर। देखिए यहाँ पे श्वसन मार्ग यानी रेस्पिरेटरी पैसेज
श्वसन मार्ग में गैसों का आगमन होता है। इसमें नासिका मार्ग, ग्रसनी, कंठ, श्वसन नली एवं श्वसनाएं आदि सम्मिलित है। नसिका एवं नसिका मार्ग। नसिका में एक जोड़ी नस द्वार उपस्थित होते हैं। ये छिद्र नसा गुहाओं में खुलते हैं। प्रत्येक नसा गुहा अग्रभाग नसा कोण तथा पक्ष लंबा भाग नसा मार्ग कहलाता है। बस इतना जानिए, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाता है, बस जो है वह सीरीज याद रखिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका छितृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? तो आपका अम्लीय होती है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एपेटाइट के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है उसे प्रवृत्ति अम्लीय होती है। भोजन का अमाशय में एक सेकेंड भोजन का अमाशय में प्रवेश करने पर जठर ग्रंथियां उत्तेजित होकर जठर का श्रवण करती हैं। जठर रस में Cl एंजाइम होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या NaCl के निम्न कार्य हैं। भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है। टाइलिन की क्रिया को बंद करना। मुंह गुहा से आए भोजन के माध्यम को अम्लीय बनाना या जठर निर्गमन कपाट को नियंत्रित करना। यहाँ देखिए, कठोर ऊतकों को गलाना, निष्क्रिय एंजाइम पेप्सिनोजोन को सक्रिय पेप्सिन में बदलना तथा निष्क्रिय प्रोनिन को सक्रिय रेनिन में बदलना, कैल्शियम एवं आयरन को अवशोषण में सहायता करना। नेक्स्ट है आपका जठर रस में पेप्सिन एवं रेनिन नामक दो एंजाइम हैं। ये क्रमशः पेप्सिनोजोन और प्रोरेनिन नामक निष्क्रिय रूपों में पाए जाते हैं तथा ACL द्वारा सक्रिय रूपों में परिवर्तित किया जाता है। सक्रिय पेप्सिन भोजन में उपस्थित प्रोटीन तथा जल का अपघटन करके उसे प्रोटीओजेज एवं पेप्टोन्स में बदल देता है। नवजातों में जठर रस में रेनिन एंजाइम होते हैं जो दूध की कोई प्रोटीन को पचाने में सहायक होते हैं। अमाशय के जठर ग्रंथियों द्वारा थोड़ी मात्रा में लाइपेज का भी श्रवण किया जाता है जो वसा को वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में बदल देता है। देख लीजिए यहाँ पे लाइपेज प्लस वसा वसीय अम्ल एवं ग्लिसरॉल अमाशय की पीत की पेशी स्तरों में पाचन क्रिया के समय क्रमांकुच तरंगें उत्पन्न करती हैं, जिसके फलस्वरूप भोजन का जठर रस के साथ मिश्रण होता है जिसे काइम कहते हैं। भोजन मिश्रण के काइम में परिवर्तित होने के बाद फाइलोरिक कपाट थोड़ी थोड़ी देर में खुलता रहता है एवं काइम ग्रहणी में प्रवेश करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए, धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो यह आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा। धन निष्कासन या धन के बहिर्गमन का सिद्धांत सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने दिया था। इनके बारे में और चीज़ें पढ़ लेते हैं। धन के बहिर्गमन से तात्पर्य उन समस्त भुगतानों से है जिसके तहत भारत की संपत्ति और संसाधनों का एक भाग ब्रिटेन भेजा जा रहा था और जिसके प्रतिफल में भारत को कई आर्थिक या भौतिक लाभ प्राप्त नहीं होता था। भारतीय धन के बहिर्गमन की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए इस दशा में सर्वप्रथम प्रयास दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया में किया। इन्होंने 2 मई 1867 को लंदन में आयोजित ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख इंग्लैंड डेट टू इंडिया में प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि ब्रिटेन भारत में अपने शासन की कीमत के रूप में इस देश का संपदा को छीन रहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत में वसूल किए गए कुल राजस्व का लगभग चौथाई भाग देश के बाहर चला जा रहा है तथा इंग्लैंड के संसाधनों से जुड़ जाता है और वहीं धन ऋण के रूप में पुनः भारत में वापस आता है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान दादा भाई नौरोजी ने कहा कि राजा जनता के लिए बना है, जनता राजा के लिए नहीं बना है। उन्होंने धन के निष्कासन को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। दादा भाई नौरोजी ने द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया तथा वांट्स द कॉमर्स ऑफ इंडिया द्वारा भी धन निष्कासन के सिद्धांत की व्याख्या की है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ देखते हैं धन के बहिर्गमन के बारे में महादेव गोविंद रानडे ने भी 1872 में पुणे में व्याख्यान दिया था। रमेश चंद्र दत्त ने भी अपनी पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में धन के बहिर्गमन का उल्लेख किया था। धन निष्कासन का विरोध करने वाले समाचार पत्रों में अमृत बाजार पत्रिका का विशेष योगदान जो है रहा है। यहाँ पे देखिए कुछ और बातें हैं। 1901 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बजट पर जो है बजट पर भाषण के दौरान गोपाल कृष्ण गोखले ने धन के बहिर्गमन सिद्धांत को प्रस्तुत किया।
सर सैयद अहमद खां, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के सिद्धांत को से सहमत नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? तो यहाँ पे 1 2 3 4 सभी सही हैं, यानी आम जनता को जंगल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं देना, वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय खाद्यान्न में परिवर्तित करना, आरक्षित वन और असंरक्षित वनों को अलग अलग कर देना, नए वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना करना। चारों सही हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे वही बात लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो पढ़ सकते हैं, चाहे तो आप छोड़ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। कई बार जो है टाइगर के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पे देखिए, आपका पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो आपका 86 से 11 मीटर है। पर्वत चोटी केटू की ऊंचाई 86 से 11 मीटर है। केटू का गार्डविन अस्टीन काराकोरम श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, जो भारत की सबसे चोटी, विश्व का दूसरी सबसे ऊंची है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, काराकोरम को उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है, जो भारतीय भूभाग में स्थित है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आने वाली पर्वत श्रेणियां हैं। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय का उत्तरी भाग है, जो इंडो शांगपो शहर जोन के द्वारा बृहद हिमालय में पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं, माउंट एवरेस्ट 88 से 48.86 हो जाएगा। कंचनजंगा 85 से 98, मकालू 84 से 81, धौलागिरी 81 से 72, नंगा पर्वत 81 से 26, अन्नपूर्णा 80 से 78, नंदा देवी 78 से 17 आपका हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, आइए देखते हैं आपका हिमालय माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल तिब्बत में है, सब देख लीजिएगा। भारत में केटू है और पोक में भी है। भारत स्थित हिमालय कंचनजंगा है, सिक्किम नेपाल सीमा पर। अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो है, तंजानिया में। और यूरोप में है आपका, यूरोप के क्षेत्र में है माउंट एबुलस, रूस में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में माउंट मैकिलिने है, जो अलास्का में है। दक्षिण अफ्रीका में ओजोस डेल सेलेडो है, जो कि अर्जेंटीना चिली में है। ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोएस्को है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे देखिए, ऑस्ट्रेलिया में माउंट कोएस्को देख लिया हम लोग। अंटार्कटिका में चिंसन मसीफ है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन मैथ का है, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग को जीकेजीएस का देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन है 62 नंबर, सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 ईस्वी में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो यहाँ हो जाएगा जर्मन थॉमसन, एक सेकेंड, हो जाएगा आपका एनी बेसेंट, यहाँ पे आंसर हो जाता है। देखिए यहाँ पे मदन मोहन मालवीय जुड़ते हैं, देख लेते हैं। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना 1898 ईस्वी में एनी बेसेंट के द्वारा बनारसी में किया गया था। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1916 ईस्वी में इस कॉलेज को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया गया। इंग्लैंड से विज्ञान स्नातक डॉक्टर अर्थर रिचर्डसन केंद्रीय हिंदू विद्यालय के पहले प्रधानाचार्य थे। नेक्स्ट यहाँ देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने किया था। इसी विश्वविद्यालय को सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला। विषम का चयन करना है, यहाँ पे देखिए सबसे अलग कौन है, तो आंसर हो जाएगा आपका मशाला, ठीक है। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? 1878 में, ठीक है। पहली बार देसी प्रेस अधिनियम 1878 में पारित किया गया था। लॉर्ड लिटन के समय 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था, जिसका उद्देश्य देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करना था। नेक्स्ट यहाँ पे है, इसे मुंह बंद करने वाला अधिनियम कहा गया। इसके प्रभाव स्वरूप ईश्वरचंद्र विद्यासागर का सोम प्रकाश बंद हो गया तथा अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा बंगाली से अंग्रेजी में बदलकर इसे बचा लिया। लॉर्ड रिपन के समय 1882 में इस अधिनियम को रद्द कर दिया गया, लॉर्ड रिपन के द्वारा, और लिटन के द्वारा लाया गया था 1878 में, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन है 67 नंबर, विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन का पीएच का क्या प्रभाव होता है? तो पीएच जो है आपका क्या होगा दोस्तों, पीएच कम हो जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, तो देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में पढ़ लेते हैं। विलियन में H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन की पीएच मान कम हो जाता है। किसी विलियन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है।
पीएच मूल्य एक संख्या होती है जो पदार्थों की अम्लता एवं क्षारीयता को दर्शाते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लीजिए। पीएच स्केल से सामान्यतः 0 से अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीयता तक पीएच को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन को पीएच का मान 7 होगा। यदि पीएच स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम है तो यह विलयन अम्लीय होगा। पीएच का मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो यह विलयन ओएच आयन की सांद्रता में वृद्धि को दर्शाता है, अर्थात क्षार की शक्ति बढ़ेगी, यानी क्षारीयता की तरफ जाएगा। अम्ल तथा क्षारक की शक्ति विलयन क्रमशः H+ आयन तथा OH आयन की संख्या पर निर्भर करती है। अधिक संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल प्रबल अम्ल कहलाते हैं। कम संख्या में H+ आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। मानव शरीर में 7 से 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। ठीक है। वर्षा के जल के पीएच मान 5.6 से कम हो जाती है तो अम्लीय वर्षा कहलाती है। मुंह का पीएच मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। दांतों का इनेमल जो है कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर यानी ठोस पदार्थ है। ठीक है, देखिए आपका नींबू रस का पीएच मान 2.2, शुद्ध जल का 7 यानी उदासीन, रक्त का 7.4, जठर रस का 1.2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का 10, आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम का 14। नेक्स्ट को यहीं पे है, देखिए लवणों का पीएच मान। प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के लवण के भी पीएच मान 7 होता है तथा ये लवण उदासीन होते हैं। प्रबल अम्ल या दुर्बल क्षारक के लवण के पीएच मान 7 से कम होता है तथा ये अम्लीय होते हैं। प्रबल क्षारक एवं दुर्बल अम्ल के लवण के पीएच मान 7 से अधिक होता है तथा ये क्षारीय होते हैं। पीएच स्केल का आविष्कार सोरेनसन द्वारा किया गया था, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी को राजभाषा स्वीकार किया गया, इससे संबंधित निम्नलिखित में कथनों में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पे आइए आंसर दिखा देते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। आइए थोड़ा सा आंसर पढ़ लेते हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ेंगे। कौन सा सही है ये देखना है, इसमें ए में केवल एक सही है, एक क्या सही है तो देख लीजिए। एक के बारे में पढ़ लेते हैं, आइए। मुंशी अयंगर फॉर्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसके बारे में जो है पढ़ लेते हैं डिटेल में। देखिए यहाँ पे मुंशी अयंगर फॉर्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और लिपि देवनागरी की सिफारिश की। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में किया गया था। इसने 1956 में अपनी रिपोर्ट पेश की। मुंशी अयंगर फॉर्मूले निम्न सिफारिश की है। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। ठीक है। संघ सरकार का दायित्व है कि वह हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करे आदि। मुंशी अयंगर फॉर्मूले के नाम से विख्यात अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक है। संविधान का भाग 17 राजभाषा अनुच्छेद 343 से 351 देख लीजिए यहाँ पे 343 को। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। संघ के शासकीय प्रयोजन के लिए प्रयोग होने वाले अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अनुच्छेद 344 राष्ट्रपति संविधान के प्रारंभ 5 वर्ष की समाप्ति और तत्पश्चात 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा के संबंध में आयोग गठित करेगा। अनुच्छेद 345 किसी राज्य का विधानमंडल उस राज्य में प्रयोग होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं का या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय परियोजनाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला भाषा या भाषाओं के रूप में अंगीकार कर सकेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखते हैं अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पात्रित की राजभाषा प्राधिकृत भाषा आपसी करार होने पर 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच हो सकता है। यहाँ पर अनुच्छेद 347 यदि किसी राज्य की जनसंख्या का पर्याप्त जो है जनसंख्या यह चाहता है कि इसके द्वारा बोली जाने वाली भाषा को राजभाषा घोषित मान्यता दी जाए, राजभाषा के रूप में मान्यता दी जाए, तो राष्ट्रपति निर्देश दे सकता है। ठीक है, 348 है, ये सारी देख लीजिएगा। नेक्स्ट आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा कट गया इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? तो आपका यहाँ पे सी आंसर हो जाएगा, यानी
आपका कथन 1 और 2 सत्य है। और इसमें समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होती है और लोकतंत्र मजबूत होता है। समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं इससे सामाजिक संघर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी पढ़ लीजिएगा आप लोग, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ देखिए आपका है न्यूक्लियन का बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन का चयन करना है। तो आइए हम यहाँ पे दिखा देते हैं। आंसर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यानी दोस्तों न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियन होगा। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।